एक कपल जो एक बहुत बड़ी कॉलोनी में फंस जाते हैं जहां सब घर एक जैसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता। क्या ये दोनों यहां से निकल पाएंगे? देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग कपल गेमा और टॉम को दिखाते हुए। गेमा और टॉम एक नया घर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए घर की खोज करते हुए ये दोनों एक रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जा पहुंचते हैं। इस ब्रोकर का नाम मार्टिन है, जो इन्हें काफी सस्ता घर ऑफर करता है और ऑफर इतना अच्छा होता है कि गेमा और टॉम मार्टिन के अजीब बर्ताव को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब मार्टिन थोड़ा अजीब तो था, जिसे अब ये दोनों इंटेंशनली अवॉइड कर देते हैं। मार्टिन इन दोनों को एक कॉलोनी में ले जाता है जहाँ कोई नहीं दिखता। कुछ था तो बस एक अजीब सा खौफ। इस कॉलोनी के सारे घर और सड़कें बिल्कुल एक जैसी हैं। मार्टिन इन्हें हाउस नंबर 9 में लेकर जाता है, जिसे देखने में जेमा और टॉम इतने मशगूल हो जाते हैं कि इनको ये पता ही नहीं चलता कि मार्टिन कब वहां से चला गया। अब ये चीज बहुत अजीब होती है, इसलिए जेमा और टॉम वहां से जाने का फैसला करते हैं। ये दोनों अपनी कार में बैठकर इस सोसाइटी से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बार बार ये उसी हाउस नंबर 9 पर आकर रुक जाते हैं। मतलब ये एक ऐसे एंड जोन में फंस चुके हैं जहां सभी रास्ते हाउस नंबर 9 पर आकर खत्म हो जाते हैं। अब टॉम और जेम्मा दोनों भटक चुके हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान चुके थे। सारा दिन कार चलाने की वजह से अब इनकी कार का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। इसलिए इन्हें मजबूरन उसी हाउस नंबर 9 में रात गुजारने का फैसला करना पड़ता है, जहाँ खाना ढूंढते हुए टॉम को फ्रिज के अंदर से एक ड्रिंक और कुछ स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं, जिन्हें खाने के बाद उसे एहसास होता है कि ये दिखने में भले ही स्ट्रॉबेरी जैसी हैं, लेकिन ये स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल भी असली नहीं है। इनकी रात ऐसे ही गुजर जाती है, जहां सुबह होते ही टॉम सबसे पहले इस घर की छत पर जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। लेकिन जब वो छत पर चढ़ता है तो उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। टॉम की नजर जहां भी जाती है बस वही सोसाइटी नजर आती है, और वो ये देखकर और भी हैरान होता है कि यहाँ के सारे बादल भी नकली हैं और शायद यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी टॉम और जेम्मा फैसला करते हैं कि अगर इनको यहाँ से निकलना है तो इन्हें सीधा चलना होगा, और अगर हम कहीं नहीं मुड़ते हैं तो शायद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये अपना सफर शुरू करने से पहले टॉम घर की छत पर एक हेल्प का साइन बना देता है, ताकि कोई प्लेन अगर ऊपर से गुजरे तो इनकी मदद कर सके। अब दोनों चलना शुरू करते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। दोनों अब बहुत थक चुके हैं, इसलिए ये कोई ठिकाना ढूंढने का फैसला करते हैं, और तभी इन्हें एक घर में रोशनी नजर आती है। ये उस घर के अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि ये वही हाउस नंबर 9 है जहां इन्होंने पिछली रात गुजारी थी। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी इन दोनों की नजर घर के सामने रखे एक पार्सल पर पड़ती है, जिसमें कुछ रोजमर्रा की जरूरत का सामान और कुछ खाना होता है, जिससे देखकर टॉम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उस हाउस नंबर 9 को ही आग लगा देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई धुआं देख ले और इनको बचाने आ जाए। दोनों इसी ही उम्मीद में हाउस नंबर 9 के सामने ही सो जाते हैं, और जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस घर को इन्होंने कल पूरी तरह से जला दिया था, आज वो बिल्कुल सही सलामत इनके सामने खड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज फिर से इनके घर के सामने एक पार्सल रखा हुआ था, जिसे खोलने पर इन्हें उसमें से एक नवजात बच्चा मिलता है। जी हाँ, एक छोटा बच्चा, जिसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि इस बच्चे की देखभाल करो और यहाँ से फ्री हो जाओ। अब जेमा और टॉम के पास शायद यही आखिरी रास्ता है कि वो जल्द से जल्द इस बच्चे को बड़ा करें और अपनी आजादी का इंतजार करें। ऐसे ही करते करते 98 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जो हेल्प का साइन इन्होंने छत पर बनाया था उसे देखकर कोई इनकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि यहाँ से कभी कोई प्लेन गुजरता ही नहीं। अब हम देखते हैं कि ये बच्चा 3 महीने में ही काफी बड़ा हो गया है। इसकी उम्र तो कम है, लेकिन इसका शरीर 10 से 12 साल के बच्चे का है, जबकि इसकी आवाज किसी 20 से 25 साल के लड़के की है। ये जगह और ये बच्चा बहुत ही वियर्ड है। ये बच्चा दिन भर अजीब अजीब चीजें करता रहता है, यहाँ तक कि ये पूरा दिन सिर्फ जेम्मा और टॉम को घूरता रहता है, जिससे ये दोनों भी अब इरिटेट हो गए हैं। वो पूरा दिन इन दोनों की नकल करता रहता है, जिसने इन दोनों की जिंदगी जीते जी बर्बाद कर दी है। और इन सबके साथ साथ इस बच्चे की सबसे अजीब हरकत ये होती है कि जब भी इसको भूख लगती है, ये पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और ये तब तक चीखता रहता है जब तक इसको खाना नहीं मिल जाता। इन सब चीजों से जेमा और टॉम मेंटली और फिजिकली बीमार होने लगते हैं, और इसका रीजन ये बच्चा और यहाँ का खाना है। लेकिन अब ये दोनों शायद अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी न कभी ये यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं, जहाँ पर टॉम एक दिन घर के बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था, और गलती से उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है, और सिगरेट के नीचे गिरते ही वहाँ की घास अपने आप गायब हो जाती है, और पहली बार टॉम को वहाँ पर जमीन देखने को मिलती है। टॉम जमीन को देखकर वहां पर खोदना शुरू कर देता है, जिसकी शुरुआत में तो जेम्मा भी उसकी हेल्प करती है, लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज हो जाता है कि ये करना बेकार है। वो टॉम को भी खुदाई करने से मना करती है, लेकिन टॉम इसे अपना रोज का रूटीन बना लेता है। वो सुबह शाम बस जमीन खोदता ही रहता है, जबकि उधर जेम्मा उस बच्चे के बारे में एक और चीज नोटिस करती है कि वो पूरा दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, जिसमें कुछ अजीब सी ग्राफिटी आती रहती है।
जेमा और टॉम ये सब देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए हैं। इसलिए एक दिन तो टॉम उस बच्चे को गाड़ी में बंद कर देता है और कहता है इस बच्चे को बचाने के लिए वो जरूर आएगा जिसने हमें यहाँ फंसाया है। लेकिन जेमा ये सब देखकर उस बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। जेमा ने उस बच्चे को बचपन से पाला है और वो कहीं ना कहीं उसे अपना बेटा मानती है। अब इस चीज की वजह से टॉम और जेमा का रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। टॉम अपना ज्यादातर वक्त गड्ढा खोदने में बिताता है, जबकि जेमा अब उस बच्चे के साथ अपना वक्त बिताने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जेमा देखती है कि वो बच्चा घर से कहीं गायब हो गया है। उसको ढूंढने के लिए वो आसपास देखती है, लेकिन जेमा को वो बच्चा कहीं पर नहीं मिलता। पर थोड़ी देर के बाद ही वो बच्चा वापस आता है, जिसके हाथ में एक बुक थी। जेमा उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, जिस पर वो बच्चा उसे कुछ भी नहीं बताता। जेमा नोटिस करती है कि ये बुक काफी अजीब है, जिसकी भाषा कुछ और ही है। देखने पर यह एक सिंबल भाषा लग रही होती है। इस बुक में वही पिक्चर्स होती हैं जो वो बच्चा अक्सर टीवी पर देखा करता था। इनके अलावा उसमें कुछ इंसानों की पिक्चर्स भी होती हैं, जिनके गले बहुत अजीब से दिखाई देते हैं। ये देखकर जेमा को यकीन हो जाता है कि इस बच्चे को जरूर कुछ न कुछ पता है जो वो हमें नहीं बता रहा। उस बच्चे के साथ एक गेम खेलती है ताकि वो सच का पता लगा सके। इसमें वो बच्चे को सबकी नकल करने के लिए बोलती है। सबसे पहले वो बच्चा टॉम की नकल करता है और फिर जेम्मा की, फिर जेम्मा उससे उस आदमी की नकल करने के लिए कहती है जिसने उसको ये बुक दी थी। जैसे ही वो बच्चा उस आदमी की एक्टिंग करता है, उसके गले से भी कुछ अजीब सी चीज बाहर आने लगती है और उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं। ये देखकर जेम्मा घबरा जाती है। वो समझ चुकी थी कि ये बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं है। समय ऐसे ही बीत जाता है जहां हम देखते हैं कि ये बच्चा अब यंग हो चुका है। ये बहुत अजीब बात थी कि एक बच्चा जो कुछ महीने पहले पैदा हुआ था वो अब जवान हो गया है, और सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि काफी ताकतवर भी हो गया है। अब वो जेमा और टॉम को जलील करने लगता है, जबकि इन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये दोनों उस बच्चे से डरने लगे हैं। टॉम बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, जिसकी वजह से उसका चलना भी मुश्किल है। उसके पूरे शरीर पर सिर्फ चोटों के निशान हैं। टॉम जेमा से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने उस दिन इस बच्चे को गाड़ी से आजाद किया था, जिसका जवाब शायद जेमा के पास नहीं था। कुछ दिन गुजरते हैं और ये बच्चा अब आदमी बन चुका है जो हर रोज कहीं ना कहीं चला जाता था। एक दिन जेम्मा उसका पीछा करती है, लेकिन वो कहीं गायब हो जाता है। एक दिन टॉम को खुदाई के दौरान एक लाश मिलती है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जेम्मा टॉम को देखकर समझ जाती है कि उसको मदद की सख्त जरूरत है। वो उस बच्चे को आवाज लगाती है, लेकिन न तो वो घर से बाहर निकलता है और न ही इनकी मदद करता है, बल्कि वो तो घर का दरवाजा तक बंद कर देता है। टॉम और जेम्मा रात भर घर के बाहर बैठे रहते हैं, जहाँ सुबह होते होते टॉम की मौत हो जाती है। इसके बाद वो लड़का बाहर आता है और जेमा को एक पैकेट देता है। उसे देखकर जेमा बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो टॉम की लाश को पैकेट में बंद कर देता है और फिर टॉम की डेड बॉडी को उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसे टॉम ने खोदा था। अब जेमा रात को कार में सो जाती है। सुबह जब वो लड़का दिखाई देता है तो जेमा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस आदमी पर एक खुरदाल से हमला कर देती है, लेकिन वो बच्चा किसी जानवर की तरह चलता हुआ जमीन के अंदर कहीं चला जाता है। जेमा भी उसका पीछा करती है, जहाँ वो एक घर में पहुंच जाती है। वहाँ वो एक औरत को रोते हुए देखती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी अचानक से वो जमीन में धंसने लगती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हुए आखिरकार उसी हाउस नंबर 9 में आ जाती है। मतलब उसकी आखिरी कोशिश भी बेकार हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ठीक से चल और बोल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो लड़का अब जेमा को भी उसी पैकेट में डालकर उसी गड्ढे में जिंदा ही गाड़ देता है। जी हाँ, वो जेमा को जिंदा दफना देता है। और हैरानी की बात यह थी कि उसी वक्त वहाँ फिर से घास उगाती है। जिसके बाद वो लड़का उस घर को पूरी तरह से पेंट करता है, जहाँ वो जेमा और टॉम के हर निशान को मिटा देता है। जिसके बाद वो इनकी गाड़ी लेकर मार्टिन के ऑफिस पहुंच जाता है, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। ये बहुत अजीब है कि मार्टिन इतने कम समय में बूढ़ा हो गया, जबकि ये लड़का इतने कम समय में जवान। जिसके बाद ये मार्टिन को भी एक पैकेट में डालकर उसकी चटनी बना देता है और वहीं ड्रॉअर में डाल देता है और खुद मार्टिन का बैज लगाकर मार्टिन बन जाता है। जहां थोड़ी देर के बाद एक और कपल आता है और तभी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी भी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर ये बच्चा कौन था और ये सोसाइटी इतनी वियर्ड और माइंड बेंडिंग क्यों थी। शायद ये बच्चा किसी एलियन प्रजाति का था जो पृथ्वी पर आए और सबसे छुपकर एक ऐसी एलियन कॉलोनी का निर्माण किया जिसमें ये अपनी प्रजाति को बिना खतरे के ग्रो कर सके। इनकी कॉलोनी इतनी ज्यादा सिक्योर थी कि इसमें न तो कोई इंसान अपनी मर्जी से आ सकता है और न ही वहां से कोई बाहर जा सकता है। यहाँ तक कि यहाँ की जमीन और आसमान सब कुछ नकली है। ये एलियन प्रजाति पहले तो लोगों को सस्ते घरों का लालच देते हैं और फिर इन्हें इस सोसाइटी में कैद कर देते हैं ताकि इंसान इनके बच्चों का पालन पोषण कर सके। मतलब इंसान एक तरह से इनके लिए केयर टेकर का काम करते हैं और जैसे ही इन एलियंस के बच्चे बड़े होने लगते हैं वो अपने केयर टेकर को मार देते हैं। यॉन्डर सोसाइटी का टाइम और रियलिटी भी एकदम अलग थी, क्योंकि जब जेम्मा उस दूसरे घर के अंदर गई थी तो वहाँ की रियलिटी एकदम अलग थी। ये एलियंस ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि टॉम ने जब गड्ढा खोदा था तब उसको उसमें से एक लाश मिली थी जो इन्हीं के जैसे किसी
केयरटेकर की थी जो यहाँ पर आया था। उसने एलियन के बच्चे को बड़ा किया और बाद में उसी बच्चे ने उसको मार दिया। मे बी ये एलियंस ह्यूमन पे स्टडी कर रहे होंगे, जिसका आइडिया हम इस चीज से लगा सकते हैं कि वो बच्चा हमेशा टॉम और जेम्मा को घूरता रहता था। अब ये एलियन कौन है और कहां से आए हैं ये तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन ये एलियन जो भी हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जो इस यूनिवर्स में आगे चलकर काफी तबाही मचाने वाले हैं। आज की इस कहानी में तो बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।